जब मैं 18 साल का था तब सड़क किनारे मुझे एक टूटी हुई लड़की मिली थी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की उसे गर्माहट देने की, लेकिन उसके जमे हुए दिल को कभी पिघला नहीं पाया। फिर एक दिन उसका व्हाइट मूनलाइट वापस आ गया और तब मुझे समझ आया उसके अंदर जो नरमी थी वो कभी खत्म नहीं हुई थी, बस वो मेरे लिए नहीं थी। जिस दिन मैंने उसे छोड़ने का फैसला किया उस दिन मैंने उससे एक झूठ बोला। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ लेकिन जल्दी वापस आऊंगा, लेकिन उस दिन पीठ घुमाने के बाद मैं फिर कभी वापस नहीं आया। पलक झपकते ही 7 साल गुजर गए और फिर किस्मत ने हमें दोबारा आमने सामने ला खड़ा किया एक फिल्म सेट पर। वो अब देश की सबसे बड़ी अभिनेत्री बन चुकी थी, A-लिस्ट स्टार, बेस्ट एक्ट्रेस। कैमरे के सामने हीरो का हाथ पकड़कर उसने डायलॉग बोला, मैं जा रही हूँ लेकिन वापस आऊंगी। तुम आखिर गए कहाँ थे? उसकी आवाज सुनते ही मेरे हाथ ठंडे पड़ गए, हथेलियों में पसीना भर आया, क्योंकि मेरे पीछे खड़ी थी बाई निंगबिंग। अगर मैं बस थोड़ा सा भी मुड़ जाता तो 7 साल बाद हमारी आंखें फिर से मिल जाती। असिस्टेंट डायरेक्टर उसकी तरफ देखकर बोला, मैम अगले सीन में आपको अपने एक्स से मिलने का एहसास दिखाना है, थोड़ा लिंगरिंग अटैचमेंट चाहिए। निंगबिंग हल्का सा हंसी, ठंडी बेरहम हंसी। अटैचमेंट? वो अब एक्स है, उसके लिए कुछ महसूस करने की जरूरत नहीं। उसकी वही आवाज 7 साल पहले भी ऐसी ही थी, ठंडी, दूर, लेकिन कभी इसी आवाज में वो मुझे बुलाती थी, शियाओ यू। मेरे कानों में अब बाकी कोई आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ उसकी। मैंने मन ही मन खुद से कहा, सीन खत्म होते ही मैं चला जाऊंगा, इस बार हमेशा के लिए। तभी पीछे से एक स्टाफ चिल्लाया, शियाओ यू प्रॉप्स मिल गए क्या? पूरा माहौल अचानक शांत हो गया। मेरी सांस अटक गई, मैंने सिर नीचे कर लिया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन पीछे से कोई नहीं आया। मैंने खुद को समझाया शायद उसने सुना नहीं, और अगर सुन भी लिया तो शायद उसे फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रेक के दौरान मैंने अपने साथी से साफ कहा, अब से मुझे शियाओ यू मत बुलाना, फैंगचन कहो। वो हंस पड़ा, अरे शियाओ यू तो अच्छा नाम है। मैं बस मुस्कुराया, उसे क्या पता ये नाम सिर्फ एक इंसान के लिए था, और वो इंसान अब मुझे शायद सबसे ज्यादा नफरत करती थी। ये मेरी पहली फिल्म थी बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर, और इस प्रोजेक्ट की हीरोइन थी बाई निंगबिंग, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की टॉप स्टार, बड़ी फैमिली, पावरफुल बैकग्राउंड, बेमिसाल एक्टिंग। सिर्फ 25 साल की उम्र में नेशनल अवार्ड जीत चुकी थी, और मैं वो पहला प्यार था जिसे उसने अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए मिटा दिया था। असल में इस फिल्म को ज्वाइन करने से पहले मैं बहुत डरा हुआ था, क्योंकि अगर उसने मुझे पहचान लिया तो मेरा करियर उसी दिन खत्म हो जाता, क्योंकि 7 साल पहले हमारा ब्रेकअप बहुत बुरा हुआ था। उस चिट्ठी में मैंने लिखा था, मैं शुरू से जानता था कि तुम सेलिब्रिटीज की बेटी हो, मैं सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे पास आया था, और वैसे भी मुझे तुम्हारे जैसी बागी लड़कियां पसंद नहीं, मुझे शांत और समझदार लड़कियां पसंद है, अब कभी मत मिलना। हर शब्द जहर था, लेकिन वो नहीं जानती थी वो चिट्ठी लिखते वक्त मेरा दिल भी मर चुका था। मुझे नहीं पता उसने वो चिट्ठी पढ़कर क्या महसूस किया होगा, लेकिन मैं उसे अच्छी तरह जानता था। बाई निंगबिंग कभी किसी को माफ नहीं करती। अगर उसे बदला लेने का मौका मिलता तो वो मुझे पूरी इंडस्ट्री से गायब कर देती। लोग उसे देखकर कहते थे, इतनी ग्रेसफुल लड़की होगी तो स्कूल की ब्यूटी क्वीन रही होगी। मैं लगभग खास पड़ा। ब्यूटी क्वीन? निंगबिंग वो स्कूल की सबसे खतरनाक लड़की थी, सब उससे डरते थे। और हमारी पहली मुलाकात आज भी मुझे याद है। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, सड़क सुनसान थी, वो अकेली सड़क किनारे बैठी थी, जैसे उसकी आत्मा कहीं खो गई हो। मैं धीरे धीरे उसके पास गया, उसने सिर उठाया। उसकी आंखों में इतनी ठंडक थी कि कोई भी डर जाए, लेकिन मैं भागा नहीं। मैंने बस चुपचाप उसके सिर पर छाता कर दिया, और वहीं से शुरू हुई मेरी और बाई निंगबिंग की कहानी। मैंने पुरानी यादों को मन से निकालने की कोशिश करते हुए जोर से सिर हिलाया। स्टूडियो बहुत शोरगुल वाला था, इसीलिए मैं कुछ शांति पाने के लिए सीढ़ियों वाले कोने में छिप गया। जैसे ही मैंने सीढ़ियों का दरवाजा खोला, अंधेरे में मुझे बाई निंगबिंग खड़ी दिखी। वो मुझे ठंडी नजरों से देख रही थी, और माहौल बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा उस समय था। सीढ़ियों का कोना अंधेरा और शांत था। मैंने सिर झुका लिया, चुपचाप वहां से निकल जाना चाहता था, लेकिन बाई निंगबिंग ने अचानक मुझे रोकते हुए आवाज लगाई, यहाँ तुम्हारा क्या काम है असिस्टेंट डायरेक्टर? अभी अभी स्कूल से निकले हो और सीधे डायरेक्टर जियांग के असिस्टेंट बन गए, तुम तो काफी काबिल लगते हो। धन्यवाद मिस बै। तुम्हारी उम्र क्या है? 25? हम दोनों की उम्र तो बराबर है, फिर भी तुम मुझे मिस कहते हो। असिस्टेंट डायरेक्टर भी तुम्हें मिस बै कहता है, वो तो 43 साल का है। तो फिर एक बार और बोलकर सुनाओ। मेरी गला सूख गया, फिर भी मैं किसी तरह बोल पड़ा, मिस बै। अंधेरे में मैं बाई निंगबिंग के चेहरे के भाव साफ नहीं देख सका, लेकिन मुझे लगा कि उसके होठ हल्के से मुड़े। वो एक ठंडी मुस्कान थी जिसमें जरा भी गर्मी नहीं थी। मेरे भीतर बेचैनी होने लगी, लेकिन फिर भी मैंने उम्मीद की एक हल्की सी डोर थामे रखी। वो मुझे पहचान ही नहीं पाएगी। पिछले 7 सालों में मैं पूरी तरह बदल चुका था। पहले जो दुबला पतला और पीला सा किशोर था, अब मैं एक आकर्षक और सलीकेदार युवक बन चुका था, जिसकी लोग तारीफ करते थे। अपने रिश्तेदार तक मुझे मुश्किल से पहचान पाते थे। फिर अभी तो हम अंधेरे में खड़े थे। मिस बै, आपको आराम करना चाहिए, मैं काम पर वापस जा रहा हूँ। रुको, उसने फिर कहा, तुम्हारा नाम क्या है? फांगचैन। क्या तुमने कभी कोई और नाम इस्तेमाल किया है? नहीं। बाई निंगबिंग एक लंबी खामोशी में डूब गई। मेरी पीठ पर पसीना छूट गया। मेरा असली नाम फांगचैन था, लेकिन पहले मेरा नाम फांग शियाओ यू था। उसने उस समय मुझसे झूठ बोला था, तो एक बार मैं भी उससे झूठ बोल दूं तो हिसाब बराबर। मेरे हाई स्कूल के दूसरे साल की गर्मियों की छुट्टियों में मैं एक सड़क के कोने पर लाचार हालत में खड़ी बाई निंगबिंग से मिला। उसने कहा था कि लौटने के लिए उसके पास कोई घर नहीं है और ना ही कोई परिवार उसके साथ है। मैंने उस पर पूरी तरह भरोसा कर लिया। मैं नादानी में समझ बैठा कि वो भी मेरी ही तरह है। हम दोनों ही दुनिया के ठुकराए हुए दयनीय लोग थे। जब मैं छोटा था, मेरे माता पिता का तलाक हो गया था और दोनों ने नई नई
जिंदगी शुरू कर ली थी। दोनों के नए बच्चे हो गए और मैं अकेला पीछे छूट गया। मुझे अपनी बुआ के पास रहने भेज दिया गया, जहाँ मैं साल भर एक अंधेरे नम तहखाने में रहता था। बचपन से ही मैं बहुत आज्ञाकारी और समझदार था, क्योंकि मुझे पता था कि सिर्फ आज्ञाकारी रहकर ही मुझे खाना मिलेगा। बैन निंगबिंग और मैं दो बिल्कुल अलग तरह के लोग थे। मैं शर्मीला और शांत स्वभाव का था। मेरी जिंदगी सिर्फ पढ़ाई के इर्द गिर्द घूमती थी और कुछ नहीं। जूनियर ईयर में बैन निंगबिंग और मैं सहपाठी बन गए। उसके परिवार के बारे में कोई नहीं जानता था, यहाँ तक कि ये भी अफवाह की कि वो दुनिया में अकेली एक अनाथ है। स्कूल में हम दोनों एक दूसरे के लिए जैसे अजनबी थे, कभी एक दूसरे के काम में नहीं पड़ते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि हर रात देर से बैन निंगबिंग मेरे तहखाने की खिड़की पर दस्तक देती थी। मैं फर्श पर उसके लिए सोने की एक छोटी सी जगह बना देता था। अगली सुबह मेरी बुआ के परिवार के जागने से पहले वो चुपचाप निकल जाती थी, जैसे वहाँ कभी थी ही नहीं। बैन निंगबिंग अक्सर क्लास छोड़ देती थी और उसके शरीर पर हमेशा ताजे ताजे नीले निशान होते थे। हर बार मैं बहुत सावधानी से उसके घावों पर दवा लगाता था। अरे फांग श्याओ यू, क्या तुम जरा धीरे नहीं कर सकते? वो कहती। मुझे श्याओ यू मत कहो, क्लासमेट श्याओ यू, जरा धीरे लगाओ। श्याओ मेरा उपनाम था जो मुझे मेरी दिवंगत दादी ने दिया था। फांग श्याओ यू नाम की तुलना में मुझे ये प्यारा सा उपनाम ज्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि बैन निंगबिंग मुझे अक्सर इसी नाम से बुलाती थी। हर रात बैन निंगबिंग को अपने यहाँ सोते देखकर मैं अनजाने में ये मानने लगा था कि वो मुझसे भी ज्यादा लाचार है। समय के साथ मेरे अंदर एक मीठा सा भ्रम पनप गया। जब मैं किताब घर भर पर भूल जाता और शिक्षक डांटते, तो वो पीछे की पंक्ति से चलकर मंच तक आती और अपनी किताब मेरी मेज पर पटक देती। हालांकि मैं लड़का था, फिर भी मैं देर से बड़ा होने वाला, दुबला पतला और छोटा सा था, और अक्सर दूसरी कक्षाओं के लड़के मुझे परेशान करते थे। जब भी मैं अपमानित महसूस करता, घबरा जाता और समझ नहीं पाता कि क्या करूं, बैन निंगबिंग हमेशा आगे आकर मुझे बचा लेती। वो मेरे संरक्षण में है। मैं मूर्खतावश ये मान बैठा कि हम दोनों एक दूसरे की मुक्ति हैं, लेकिन बहुत बाद में मुझे समझ आया कि ये सब सिर्फ मेरी एक तरफा कल्पना थी। बैन निंगबिंग एक टॉप लेवल दूसरी पीढ़ी की स्टार थी, जिसके घर में अनगिनत बंगले और लग्जरी कारें थी। उसके जूतों का एक जोड़ा ही मेरे पूरे सीजन की अलमारी खरीद सकता था। वो सिर्फ अपने परिवार को चिढ़ाने के लिए मेरे पास आई थी। मुझे सच कब समझ में आया, शायद उस दिन जब लू जीनियन वहाँ आया था। मेरी उलझी हुई सोच तभी टूट गई जब मैं स्टूडियो में वापस लौटा तो मेरे हाथ में मिल्क टी का एक कप थमा दिया गया। लू जीनियन फिर से सेट पर आए हैं। उन्होंने सबके लिए मिल्क टी मंगाई है। देखो उन्हें, वो अमीर, खूबसूरत वारिस और सबसे बड़ी अभिनेत्री साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं, जैसे स्वर्ग में बनी जोड़ी हो। मैंने दूर की ओर देखा। बैन निंगबिंग चुपचाप सिर झुकाए लू जीनियन की बातें सुन रही थी, ठीक वैसे ही जैसे बाकी सब। मैं भी इस परिदृश्य से मोहित हो गया। अचानक जैसे कुछ महसूस हुआ हो, बैन निंगबिंग की नजर सीधे मेरी ओर उठी। मैं जल्दी से सिर झुका गया। उसकी आंखों से मिलने की हिम्मत नहीं हुई। जब मैंने फिर से सिर उठाया, तब तक वो दूसरी ओर देख चुकी थी। जैसे अभी जो नजर मिली थी वो भी मेरी अपनी कल्पना मात्र थी। निंगबिंग, शूटिंग खत्म होने के बाद मेरे साथ पेरिस चलो, फैशन शो है। ठीक है। उसका लहजा ठीक 7 साल पहले जैसा ही था। उसमें जरा सा भी बदलाव नहीं आया था। मैं खुद को पुरानी यादों में डूबने से रोक नहीं पाया। हाई स्कूल में बैन निंगबिंग और मैं हमेशा सिर्फ सहपाठी जैसे रिश्ते में रहे। ग्रेजुएशन के बाद गर्मियों की छुट्टियों तक ही हम आधिकारिक तौर पर एक दूसरे को डेट करने लगे। डेटिंग शुरू होने के बाद बैन निंगबिंग न तो बहुत भावुक थी, न ही बहुत दूरी बनाने वाली। वो कभी भी एक भी प्यारा रोमांटिक शब्द नहीं बोल पाती थी, लेकिन छोटी छोटी बातों में वो एक बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड थी। वो समझदार, ध्यान रखने वाली और परवाह करने वाली थी, और हमेशा ये सुनिश्चित करती थी कि दूसरों के सामने मेरी इज्जत बनी रहे। लेकिन बैन निंगबिंग कभी मुझे अपने दोस्तों से मिलवाना नहीं चाहती थी। एक बार मैं उसे सरप्राइज देने के लिए बिलियर्ड हॉल में गया, लेकिन वो बहुत तनाव में लग रही थी और उसकी आवाज में चिड़चिड़ापन था। अब से ऐसी जगहों पर मत आया करो। उस समय मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि उसका स्वभाव बस अकेला और ठंडा है। लेकिन फिर लू जीनियन आया और मेरी सारी धारणाएं टूट गईं। उसने एक महंगा सिले सिलाया सूट पहना था। उसके बाल इतने सलीके से बने थे जैसे कोई चमकता हुआ प्रकाश मेरे अंधेरे जीवन में उतर आया हो। निंगबिंग, तुम यहाँ क्यों आ गई? मैंने अभी नई फेरारी खरीदी है, चलो एक चक्कर लगाते हैं। निंगबिंग, ये लड़का कौन है? हेलो, मैं बैन निंगबिंग का बॉयफ्रेंड हूँ। मजाक कर रहे हो क्या? बैन निंगबिंग को तुम जैसे आदमी में कभी दिलचस्पी नहीं हो सकती। मैं उसका होने वाला बॉयफ्रेंड हूँ। हमारे परिवारों ने तो हमारी शादी तक तय कर दी है। किसने कहा? बैन निंगबिंग का चेहरा काला पड़ गया। उसने लू जीनियन को जोर से धकेल दिया और दृढ़ स्वर में बोली, मैंने इस सगाई के लिए कभी सहमति नहीं दी। उसकी सफाई बहुत कमजोर थी। कुछ समय बाद बैन निंगबिंग के माता पिता खुद मुझसे मिलने आए। तभी मुझे पता चला कि बैन निंगबिंग एक साधारण परिवार से नहीं, बल्कि मनोरंजन जगत के बेहद प्रभावशाली परिवार से थी। उनका परिवार लगभग आधी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर राज करता था। बैन निंगबिंग का अपने माता पिता से रिश्ता अच्छा नहीं था। उसने जानबूझकर एक प्रतिष्ठित स्कूल छोड़कर साधारण हाई स्कूल में दाखिला लिया था और घर लौटने से भी इनकार कर दिया था। उसके माता पिता साल भर काम में व्यस्त रहते थे और अपनी बेटी पर शायद ही कभी ध्यान देते थे। उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि वे कहाँ भटकती फिर रही है। उस दिन बातचीत के अंत में उसके पिता ने मुझसे कहा, फोंग, शायद तुम नहीं जानते, लेकिन बिंग बिंग बहुत जिद्दी लड़की है। वो तुम्हारे साथ सिर्फ हमें परेशान करने के लिए है, इसलिए नहीं कि वह सच में तुम्हें पसंद करती है। वो पहले भी ऐसे कई काम कर चुकी है। अगर यकीन नहीं है तो देखना कि वे जीनियन के साथ कैसा व्यवहार करती है। जिसे वह सच में पसंद करती है वो जीनियन है। बस दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हैं, इसलिए उसे अभी अपने असली एहसास समझ नहीं आए हैं। फोंग, तुम और हम अलग दुनिया के लोग हैं। बाद में मुझे
एहसास हुआ कि उसके पिता झूठ नहीं बोल रहे थे। भले ही बैनिंग बिंग अक्सर लू जीनियन को परेशान करने वाला कहती थी, लेकिन उसके लिए वह बेहद धैर्य लगती थी। एक बार लू जीनियन मेरा मजाक उड़ा रहा था कि मैं गरीब हूँ, तभी बैनिंग बिंग आ गई और अगले ही पल उसने मासूम चेहरा बना लिया। निंगबिंग, मैंने कहा था वो मुझे मारेगा। तुरंत बैनिंग बिंग मेरी ओर मुड़ी। फोंग शियाओयू, मैंने तुमसे कहा था ना कि उससे उलझना मत। उसी पल मुझे समझ आ गया, बैनिंग बिंग कोई ऐसा पेड़ नहीं था जिसमें फूल ही ना खिलते हों, बस उसके फूल मेरे लिए नहीं थे। अगस्त के अंत में मैंने बैनिंग बिंग के माता पिता की शर्तें मान ली। उनकी मदद से मैं विदेश पढ़ने चला गया। मेरी परिस्थितियों को देखते हुए शायद विदेश में पढ़ाई का ये मेरे जीवन का इकलौता मौका था। जिस दिन मैं जा रहा था, मैंने बैनिंग बिंग से कहा, मैं चॉकलेट खरीदने जा रहा हूँ। बैनिंग बिंग ने आदतन अपना पर्स निकाला और बोली, सबसे महंगी वाली लेना, मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। लेकिन मैं कभी वापस नहीं आया। बैनिंग बिंग के माता पिता की इच्छा के मुताबिक मैं उसके लिए एक बेहद कठोर ब्रेकअप लेटर छोड़ गया और उसकी सारी उम्मीदें तोड़ दी। सिर्फ 3 महीने चला हमारा पहला प्यार पतझड़ के साथ चुपचाप खत्म हो गया। मैंने अपना नाम बदल लिया और अपने सभी पुराने सहपाठियों से संपर्क तोड़ लिया। पहले भी मेरी कोई खास पहचान नहीं थी और अक्सर लोग मुझे तंग करते थे। मैंने इस मुश्किल से मिली पढ़ाई के मौके को संभाल कर रखा। मैंने खुद को बदलना शुरू किया, जिम जाना, अच्छे कपड़े पहनना, आत्मविश्वास से जीना। मेरा नाम और चेहरा दोनों बदल चुके थे। ऊपर से बैनिंग बिंग के माता पिता ने जानबूझकर मेरे सारे निशान मिटा दिए थे, इसलिए वो मुझे ढूंढ ही नहीं सकी। उसकी नजरों में शायद मैं मर चुका था, लेकिन मुझे बैनिंग बिंग की खबरें मिलती रहती थी। मेरे जाने के बाद उसने दोबारा परीक्षा दी, बीजिंग फिल्म अकेडमी में दाखिला लिया और अभिनय की दुनिया में कदम रखा। उसका स्टार बनने का सफर बेहद आसान और चमकदार था। कैमरे के सामने वो बेहद सौम्य और खूबसूरत दिखती थी। उसकी मीठी मुस्कान ने अनगिनत लोगों का दिल जीत लिया था। उसमें उस पुरानी लड़की की जरा भी झलक नहीं बची थी। शायद लोग समय के साथ बदल जाते हैं, मैं भी बदल गया था। दिन भर की शूटिंग खत्म होते होते मैं पूरी तरह थक चुका था, लेकिन मेरे सहकर्मी अब भी जोश में थे। ओ माय गॉड, ये शॉट कितना खूबसूरत है। बैनिंग बिंग की नई बिहाइंड द सीन्स फोटो ट्रेंड कर रही है। मैंने झुककर फोटो देखी। वो एक कैंडिड शॉट था। सीन में बैनिंग बिंग अचानक अपने एक्स से मिलती है। उसकी आंखों में जो भाव थे वो कमाल के लग रहे थे। बिंग बिंग ने इस किरदार को सच में जिंदा कर दिया। फोटो में बैनिंग बिंग चुपचाप सामने देख रही थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में जैसे कोई जंगली आग जल रही हो। लेकिन जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया वो ये था कि फोटो के किनारे पर, ठीक जहां उसकी नजर टिकी थी, वहां मेरी धुंधली सी परछाई दिखाई दे रही थी। एक दिन शूटिंग के दौरान हीरो को हल्की चोट लग गई और उसे अस्पताल जाना पड़ा। ये हीरो हीरोइन का बेहद अहम सीन था और शूटिंग रोकना संभव नहीं था। डायरेक्टर परेशान हो गया और आखिर उसने फैसला किया कि पहले बैनिंग बिंग वाले हिस्से स्टैंड इन के साथ शूट किए जाएं। बैनिंग बिंग ने खुद स्टैंड इन चुनने की बात कही। मैं भीड़ के किनारे खड़ा था और आखिरकार उसकी नजर मुझ पर आकर रुक गई। मैं बेहद व्यस्त था, लेकिन डायरेक्टर ने तुरंत हामी भर दी और मुझे जल्दी से हीरो के कपड़े पहनने को कहा। मुझे सिर्फ पीठ दिखनी थी, फिर भी मेकअप आर्टिस्ट ने पूरा मेकअप किया। जब मैं बैनिंग बिंग के सामने जाकर खड़ा हुआ तो वो एक पल के लिए ठिठक गई। उसने पूछा, बहुत नर्वस हो? पहले कभी एक्टिंग नहीं की? मैंने सिर हिलाया। तुम्हें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं, बस मेरी बात सुनना। थोड़ी देर रुककर उसने कहा, आराम से रहो, अगर तुम तनाव में रहोगे तो शरीर अकड़ जाएगा और कैमरे पर बहुत अजीब लगेगा। ठीक है, थोड़ी गहरी सांस लो। धन्यवाद मिस बाय, अभी कैमरा मुझ पर होगा, तुम्हें बस मेरी लाइनें सुननी है। फिर वो अचानक रुक गई। मैंने उसकी ओर देखा। क्या हुआ? उसने मेरी आंखों में देखते हुए धीरे धीरे कहा, मेरी चॉकलेट कहाँ है? हर्ष शब्द पर जोर दिया। उसकी आंखों में वही पुरानी तेज चमक लौट आई थी। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया। शियाओ यू, 7 साल हो गए, अब तक तो खरीद ली होगी, है ना? मेरे दिमाग में पहला ख्याल आया। मैं गया काम से। बाई निंगबिंग ने शायद मुझे उसी पल पहचान लिया था और संयोग से ये वही सीन था जहाँ हीरोइन लंबे समय बाद हीरो से मिलकर अपने दिल की बात कबूल करती है। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे वो मुझसे कह रही हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? असली बाई निंगबिंग ने तो कभी मुझसे प्यार भरी बातें कही ही नहीं थी। शूट खत्म होने के बाद डायरेक्टर ने मुझे अंगूठा दिखाया। शियाओफांग, तुम में एक्टिंग का असली टैलेंट है। अभी तुम्हारी आंखों का भाव बिल्कुल परफेक्ट था। क्या ऐसा हो सकता है कि हम दोनों सिर्फ खुद को निभा रहे थे? अगले कुछ सीनों के लिए बाई निंगबिंग ने खास तौर पर मुझे अपने साथ काम करने के लिए चुना। मेरा सिर फटने वाला था। बाई निंगबिंग इतनी प्रभावशाली थी कि डायरेक्टर तक उसकी बात काटने की हिम्मत नहीं करता था। अब अगर मुझे उसके साथ लगाया गया था तो क्या ये बदला नहीं था? मैं एक मामूली प्रोडक्शन असिस्टेंट से सीधे उसका पर्सनल असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया। मुझे दिन के 18 घंटे उसकी हर जरूरत पर मौजूद रहना पड़ता था। लेकिन मेरे काम सिर्फ असिस्टेंट डायरेक्टर वाले नहीं थे। जैसे जब यूनिट को भारी सामान उठाना होता और मैं मदद के लिए आगे बढ़ता, तभी बाई निंगबिंग मुझे रोक देती। जाकर मेरे लिए मिल्क टी ले आओ। सिर्फ मिल्क टी ही नहीं, वो ढेर सारे स्नैक्स भी मंगवाती। जबकि आसानी से डिलीवरी हो सकती थी, फिर भी वो मुझे खुद जाकर लाने को कहती। मेरे सहकर्मी मुझसे जलते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि मुझे पैसे सिर्फ इधर उधर घूमने और आराम करने के मिल रहे हैं। लेकिन जब तक मैं स्नैक्स लेकर लौटता, बाई निंगबिंग का उन्हें खाने का मन ही नहीं रहता। आखिरकार वे सारे स्नैक्स मुझे ही खाने पड़ते और मेरा वजन बढ़ने लगा। कुछ समय बाद मेरे सहकर्मी भी हैरान होने लगे। तुम्हें नहीं लगता कि वो जानबूझकर तुम्हारे लिए ये सब मंगवाती है? बिल्कुल नहीं, लेकिन वो तुम्हें बहुत छूट देती है। बाई निंगबिंग तो बहुत सख्त मानी जाती है। इस फिल्म में उसकी कंपनी भी निवेशक है। तुमसे पहले हर असिस्टेंट डायरेक्टर को उसने डांटा है, लेकिन तुम्हें एक बार भी नहीं। मैं हंस पड़ा। तुम मजाक कर रहे हो? मैं
तो बस खुश हूँ कि वो मुझे परेशान नहीं कर रही। मैंने इनकार किया, लेकिन सेट की अफवाहें आखिरकार लू जिनयान तक पहुंच ही गईं। वो गुस्से में सीधे सेट पर आ गए। तो तुम बिंग बिंग के नए असिस्टेंट हो? मैं खुद को सुधारने से रोक नहीं पाया। असिस्टेंट डायरेक्टर, इतनी कम उम्र में तुम में काबिलियत भी है। यंग मास्टर लू, कृपया किताब को उसके कवर से मत आंके। लू जीनियन काफी देर तक मुझे घूरता रहा। क्या हम पहले कहीं मिले हैं? आपको गलतफहमी हुई। मुझे उससे बातें करने में कोई दिलचस्पी नहीं, इसलिए मैं वापस काम में लग गया। वो तिरस्कार से हंसा। मैंने फिल्म सेट पर तुम जैसे बहुत लोगों को देखा है। सिर्फ इसलिए कि बिंग बिंग तुम्हें पसंद करती है, ये मत सोचना कि तुम ऊंचे समाज में पहुंच जाओगे। अपनी औकात में रहना सीखो, वरना दिल टूट जाएगा। मैंने भौएं सिकोड़ दी। आपका कहने का मतलब क्या है? तुम थोड़े बहुत बिंग बिंग के एक्स बॉयफ्रेंड जैसे दिखते हो। ये कहकर उसने मेरे चेहरे का भाव देखना चाहा। शायद उसे उम्मीद थी कि मैं चौंक जाऊंगा या दुखी हो जाऊंगा, लेकिन मैंने बस उलझन से पूछा, तो वो तुम्हें सिर्फ किसी की जगह इस्तेमाल कर रही है, ऐसा नहीं कि वो तुम्हें सच में अहमियत देती है। बिंग बिंग उस आदमी से नफरत करती है, इसलिए खुद को ज्यादा खास मत समझो। मैंने अपना काम नीचे रखा और मुस्कुरा कर पूछा, अगर वो उससे इतनी नफरत करती है तो फिर उसका विकल्प क्यों ढूंढेगी? लू जीनियन चुप हो गया। उसके जाने के बाद मेरा मन बुरी तरह उलझ गया। तो सच में बिंग बिंग मुझसे नफरत करती है। उसी शाम बे निंगबिंग ने अचानक मुझे मैसेज किया और दवा लाने को कहा। हीरोइन को नाराज ना करने के अपने सिद्धांत के अनुसार मैं दवा खरीदकर उसके पास गया। मुझे लगा था कि वो बस मुझे परेशान कर रही है, लेकिन वो सच में बीमार थी। उसके माथे पर पसीना चमक रहा था। ये अजीब था। बे निंगबिंग को पहले कभी पेट की समस्या नहीं होती थी। क्या हुआ? पेट दर्द। तुम्हारी असिस्टेंट कहाँ है? वो अपने घर गई हुई है, समय पर वापस नहीं आ सकी। मैंने फिर पूछा, तुम्हें पेट की समस्या कब से होने लगी? उसने आधी बंद आंखों से मेरी ओर देखा। जिस साल मैंने दोबारा परीक्षा दी, मैं ठीक से खाना नहीं खाती थी। क्यों? वो धीमे से बोली। अब मुझे खाना बचा कर रखने वाला कोई नहीं था। उसकी बात सुनते ही मुझे पुराने दिन याद आ गए। जब बे निंगबिंग मेरे घर ठहरती थी तो मैं हमेशा उसके लिए खाना बचा कर रखता था। जब तक मैं होमवर्क खत्म करता वो सब कुछ खा चुकी होती थी। वही पुराना जिद्दी स्वभाव। मैंने देखा कि मेज पर अभी भी गर्म खाना रखा था। इतना अच्छा खाना बर्बाद हो जाएगा। उसने लापरवाही से कहा, तुम खा लो, नहीं तो फेंक देना। मैंने डिस्पोजेबल चॉपस्टिक तोड़ी और चुपचाप खाने बैठ गया। कमरा पूरी तरह शांत था। मुझे लगा बे निंगबिंग सो चुकी है, लेकिन जब मैंने मुड़कर देखा वो मुझे ही देख रही थी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गई और उसकी जगह वही पुराना भाव लौट आया, जैसे पूरी दुनिया उसकी दुश्मन। वो जरा भी नहीं बदली थी। हम दोनों चुप थे। हमारे बीच एक शब्द भी नहीं बोला गया। मैं जाने ही वाला था कि अचानक बिंग बिंग ने कहा, मेरे और लू जीनियन के बीच कुछ भी नहीं है, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं और कभी नहीं होगा। मैंने बस विनम्रता से सिर हिला दिया। मिस बे, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी इस बात के बाद बे निंगबिंग कई दिनों तक खराब मूड में रही, लेकिन अब उससे क्या फर्क पड़ता था? शूट भी जल्द खत्म होने वाली थी। लेकिन शूट खत्म होने से कुछ दिन पहले एक हादसा हो गया। हम नाव पर एक सीन शूट कर रहे थे। हवा बहुत तेज थी और साउंड टेक्नीशियन वॉशरूम चला गया था, इसलिए थोड़ी देर के लिए मैंने उसका काम संभाल लिया। मैं डेक के किनारे खड़ा था और अपने से भी लंबा बूम माइक पकड़े हुए था। तेज हवा के कारण मेरा संतुलन बिगड़ रहा था। अचानक एक जोरदार झोंका आया और मेरा पैर फिसल गया। मैं सीधे पानी में गिर गया, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता था। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। उसी शोर में मैंने घबराई हुई चीख सुनी, शियाओ यू। बे निंगबिंग मेरे पीछे तुरंत पानी में कूद गई। उसने मुझे कसकर पकड़ लिया, जैसे कभी छोड़ना ही नहीं चाहती। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब मेरी आंख खुली, मैं एक अनजान कमरे में था। बिस्तर के पास रखी मेज पर एक हाथ से लिखा नोट पड़ा था, ये मेरा घर है, फिल्म सेट से ज्यादा दूर नहीं। मैंने तुम्हारे लिए छुट्टी ले ली है, इसलिए कुछ दिन आराम करो। अगर कपड़े बदलने हो तो अलमारी में नए पुरुषों के कपड़े रखे हैं। लिखावट साफ तौर पर बे निंगबिंग की थी। कई कलाकारों के फिल्म सेट के पास निजी घर होते हैं और बे निंगबिंग भी उनमें से एक थी। मैंने खबरों में पढ़ा था कि वो ज्यादातर समय यहीं रहती है। घर बेहद साफ सुथरा था। मैं अलमारी खोलने गया और तभी मेरी नजर उस पुराने छाते पर पड़ी। वही छाता जो मैंने सालों पहले बिंग बिंग को दिया था। छाता बहुत पुराना था और खास अच्छी क्वालिटी का भी नहीं, फिर भी उसे अलमारी के सबसे खास स्थान पर रखा गया था। अचानक मुझे वो बारिश वाला दिन याद आ गया। मैं उसी छाते से उसे बारिश से बचा रहा था। उस समय बे निंगबिंग बार बार मुझे दूर भगाने की कोशिश कर रही थी। पता नहीं मुझे कहां से हिम्मत मिली, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़कर उसकी चोट देखने की कोशिश की। वो मुझे डांटने ही वाली थी, लेकिन खुद को रोक लिया। अच्छा है, लगता नहीं अस्पताल जाने की जरूरत है। यहीं रुको, मैं दवा लेकर आता हूँ। मैंने छाता उसके हाथ में पकड़ा दिया। 10 मिनट बाद मैं दवा और कुछ खाने का सामान लेकर लौटा। तेज बारिश ने मुझे पूरी तरह भिगो दिया था। वो बस चुपचाप मुझे देखती रही। उस दिन के बाद बिंग बिंग ने मुझसे कभी कड़वे शब्द नहीं कहे। बाद में मुझे पता चला कि उस दिन वो इसलिए हैरान थी क्योंकि उसकी जिंदगी में जो भी उसे छोड़कर गया कभी वापस नहीं लौटा। मैं पहला इंसान था जो लौट कर आया था। यादें धीरे धीरे धुंधली पड़ गईं। मैंने कपड़े निकाले और बदलने लगा, लेकिन शर्ट पहन ही रहा था कि अचानक अलमारी का दरवाजा खुल गया। मैं और बे निंगबिंग दोनों कुछ पल अजीब सी चुप्पी में एक दूसरे को देखते रहे। फिर वो जल्दी से बाहर निकल गई। जब मैं कपड़े बदलकर बाहर आया, वो बोली, तुम इतने चुप क्यों थे? मुझे लगा तुम फिर चले गए। इतनी गुस्सैल मत बनो। मेरी बात सुनते ही बे निंगबिंग ठिठक गई। उसका सारा तेज रवैया पल भर में गायब हो गया। पहले भी ये लाइन हमेशा काम कर जाती थी। जब भी बे निंगबिंग गुस्सा होती, मैं धीरे से कह देता, इतनी गुस्सैल मत बनो। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि 7 साल बाद भी ये असर कर रहा था। मैंने हंसते हुए कहा, मैंने तो अभी तक तुम्हें डांटा भी नहीं। बिना नॉक किए अलमारी क्यों खोल दी? मुझे नहीं पता था कि तुम अंदर हो। उसका चेहरा लाल हो गया। मैंने कुछ नहीं देखा। अगर तुम नाराज हो तो सॉरी। मैं बहुत पहले समझ चुका था कि बे निंगबिंग बाहर से भले ही जिद्दी और सख्त लगे, लेकिन कुछ मामलों में वो बेहद मासूम थी। कोई बात नहीं, मैं बस थोड़ा थका हुआ हूँ। फिर अचानक मेरे मुंह से निकल गया, ऐसा भी नहीं कि मैंने पहले कभी नहीं देखा। जैसे ही ये शब्द निकले, मुझे समझ आ गया कि गलती हो गई। सचमुच बे निंगबिंग का चेहरा लाल होते होते
गर्दन तक पहुंच गया। मैंने तुरंत बात बदल दी। आज तुम्हारे कोई सीन नहीं है, आज का काम खत्म हो गया। मैं तुम्हारे लिए दलिया बनाती हूँ, बाद में दवा खा लेना। पानी में गिरने की वजह से मुझे हल्का बुखार हो गया था। जब बिंग बिंग दलिया लेकर आई, उसने एप्रन पहना हुआ था। मैं कुछ देर तक उसे देखता रह गया। तुम इस एप्रन में बहुत नर्म और घरेलू लग रही हो। क्या कहा? मैंने कहा धन्यवाद। बेई निंगबिंग की आंखें चमक उठी, लेकिन आवाज अब भी सख्त थी। पूरा खाना खत्म करना, बर्बाद मत करना। और कुछ खाना है? शायद मैं बना दूं। नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। कल सुबह मेरी शूटिंग नहीं है, इसलिए मैं आज सेट पर वापस नहीं जा रही। मेरे पास खाना बनाने का समय है, और वैसे भी आज रात तुम यहीं सोओगे। लेकिन मैं बगल वाले कमरे में चली जाऊंगी, वहाँ एक्स्ट्रा बेड नहीं है, इसीलिए तुम यहीं आराम करो, खुद को परेशान मत करो। उसने फर्श की ओर इशारा किया। पुराने दिनों की तरह मैं नीचे सो जाऊंगी। आधी रात तक मेरा बुखार और बढ़ गया। बेई निंगबिंग लगभग पूरी रात नहीं सोई। वो बार बार मेरे माथे पर ठंडी पट्टी बदलती है ही। बुखार में मुझे भ्रम होने लगा। मुझे लगा मैं फिर उसी पुराने तहखाने वाले कमरे में लौट आया हूँ। बेई निंगबिंग फर्श पर सो रही थी, मुझसे थोड़ी दूरी बनाकर। हमारे बीच एक छोटी सी मेज थी और मुझे बस उसकी पतली पीठ दिखाई दे रही थी। एक बार बेई निंगबिंग खुद बीमार पड़ गई थी, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। आधी रात को मुझे महसूस हुआ कि कुछ गलत है। मैं उठा और देखा उसका माथा बुखार से तप रहा था। मैंने दवा ढूंढी और बार बार उसका चेहरा साफ करता रहा। तभी बेई निंगबिंग ने अचानक मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने बहुत देर तक मेरा हाथ नहीं छोड़ा, जैसे डरती हो कि मैं कहीं चला न जाऊं। वो तभी सो पाई जब आखिरकार उसे नींद आ गई। ग्रेजुएशन से पहले वो हमारे बीच सबसे नजदीकी पल था। बाकी समय तो हम स्कूल में बस ऐसे गुजरते थे जैसे अजनबी हों। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली, बेई निंगबिंग घर पर नहीं थी। उसे अचानक रीशूट के लिए बुला लिया गया था, लेकिन मेज पर पहले से खाना रखा था और बीच में रखा था सबसे महंगी चॉकलेट का एक डिब्बा। मैं खाना खा ही रहा था कि किसी ने घर का दरवाजा खोला। मुझे लगा बिंग बिंग वापस आ गई, लेकिन अंदर एक अनजान महिला आई। चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा था। वो बेई निंगबिंग की मैनेजर और उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। वो मुझे देखकर हैरान रह गई। मैंने समझाने की कोशिश की, मैं फिल्म यूनिट का असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। तुम्हारा नाम? आप मुझे फांग शियाओ कह सकती हैं। ये सुनते ही वो लगभग उछल पड़ी। फांग शियाओ? तुम वही फांग शियाओ हो? फिर उसके चेहरे पर अचानक समझ आने वाला भाव आया। तो तुम वही शियाओ हो? मैं उलझन में उसे देखने लगा तो वो आगे बोली, उस समय बेई निंगबिंग तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रही थी। जब तुम नहीं मिले तो उसने खुद को तबाह करना शुरू कर दिया था। वो न ठीक से खाती थी न सोती थी। कई बार तो वो पूरी तरह टूटने के कगार पर पहुंच गई थी, लेकिन अब सब ठीक है। उसे आखिरकार तुम मिल गए। 7 साल हो गए। अब उसे खुद को और तकलीफ नहीं देनी पड़ेगी। मैं अविश्वास में हंस पड़ा। आप मजाक कर रही हैं। मैंने उसे सिर्फ 3 महीने डेट किया था। किसी को भूलना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? उसने मेरी ओर देखा। क्या तुम्हें पता है बिंग बिंग अभिनेत्री क्यों बनी? क्योंकि तुम फिल्मों से प्यार करते थे। उसका अपने माता पिता और एक्टिंग प्रोफेशन से हमेशा खराब रिश्ता था। उसका परिवार चाहता था कि वो डेब्यू करे, लेकिन वो हर बार मना कर देती थी। लेकिन तुमसे ब्रेकअप के तुरंत बाद उसने अचानक कहा कि वो अभिनेत्री बनना चाहती है। उसने कहा था अगर वो अभिनेत्री बनेगी तो सबसे चमकदार जगह पर खड़ी होगी ताकि तुम उसे देख सको। मैं पूरी तरह जड़ हो गया। मुझे वो रात याद आ गई। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने बिंग बिंग से बात शुरू की थी। क्लासमेट बै सो गई क्या? नहीं, आज मैंने एक फिल्म देखी, द शॉशैंक रिडेम्पशन। बहुत अच्छी थी। दिलचस्पी नहीं है। मैं भी भविष्य में फिल्में बनाना चाहता हूँ, लेकिन उसमें बहुत पैसे लगते होंगे। अफसोस मैं तो गरीब। फिल्म बनाने में इतना खर्च नहीं होता। तभी मुझे एहसास हुआ कि उसे इस दुनिया की कोई समझ नहीं थी। वो बहुत अलग माहौल में पली थी, इसलिए मैंने बात वहीं खत्म कर दी। लेकिन उसे सब याद था। मैनेजर ने गहरी सांस ली। सिर्फ 3 महीने लगे उसे तुम्हें पूरी जिंदगी याद रखने के लिए। दोपहर में बिंग बिंग वापस लौटी। उसने मैनेजर को देखकर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी शूटिंग खत्म होने वाली है तो थोड़ा सामान समेटने आई। जरूरत नहीं, तुम वापस जा सकती हो। और मैं कुछ समय के लिए ब्रेक लेना चाहती हूँ। मेरे लिए कोई काम शेड्यूल मत करना। मैनेजर हंस पड़ी। वाह, अब तुम किसी आदमी के लिए मुझे छोड़ रही हो? याद है जब तुम उसे नहीं ढूंढ पाई थी और मेरे सामने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था? बेई निंगबिंग शर्म से तुरंत बोली, मेरे बॉयफ्रेंड के सामने ऐसी बातें मत करो। मैंने तुरंत टोका, मैं तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड हूँ। तुमने मुझसे सामने आके ब्रेकअप नहीं किया था, इसलिए वो मान्य नहीं है। मैंने तुम्हें चिट्ठी लिखी थी, बस एक चिट्ठी थी, पढ़ते ही फेंक दी। कौन जाने वो सच में तुमने लिखी भी थी या नहीं। स्थिति समझकर मैनेजर चुपचाप निकल गई। वो चिट्ठी पढ़कर तुम्हें गुस्सा नहीं आया था? तुमने कहा था कि मेरे सारे राज खोल दोगी। तुम में इतनी हिम्मत नहीं। वो फल धोते हुए बोली। और वैसे भी छिपाने जैसा है ही क्या? खबरें तो मैं खुद पढ़ सकती हूँ। मैं चुप रह गया। फिर मैंने धीरे से कहा, ब्रेकअप के लिए सिर्फ एक इंसान का फैसला काफी होता है। तुम मानो या नहीं, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं बचा। बेई निंगबिंग वहीं रुक गई। वो धीरे धीरे मुड़ी और मेरी ओर देखने लगी। फांग शियाओ, तो फिर मुझे तुम्हारा पीछा करना पड़ेगा। इससे कुछ नहीं होगा। क्या तुम इसलिए नाराज हो क्योंकि मैंने अपने परिवार के बारे में सच नहीं बताया, या इसलिए क्योंकि मैं लू जीनियान वाली बात समय पर साफ नहीं कर पाई? हाँ भी और नहीं भी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बेई निंगबिंग, हम अलग दुनिया के लोग। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। पता नहीं कितना समय बीता, लेकिन उसकी आंखें लाल हो गईं। फिर वो धीमे शिकायत भरे स्वर में बोली, मुझे जिद्दी ही रहना है। मैंने उसकी बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं ली। शूटिंग खत्म होने के बाद मैं अपने पुराने शहर लौट गया। मेरी बुआ का पुराना घर टूटने वाला था, इसलिए उन्होंने मुझे सामान समेटने के लिए बुलाया था। भले ही वो हमेशा अपने बच्चों को मुझसे ज्यादा महत्व देती थी, लेकिन आखिर उन्होंने मुझे पाला था। मैं एहसान फरामोश नहीं बन सकता था। रास्ते में मैं अपने पुराने हाई स्कूल के सामने
सामने से गुजरा। स्कूल कुछ साल पहले दोबारा बनाया गया था और अब बहुत बदल चुका था। मैं कुछ देर गेट के सामने खड़ा रहा कि अचानक किसी ने आवाज दी, अरे मैं तुम्हें पहचानती हूँ। एक महिला सिक्योरिटी रूम से बाहर आई। वो लगभग मेरी उम्र की थी। क्या तुम इसी स्कूल में पढ़ते थे? मुझे याद है तुम बिंग बिंग की क्लास में थे। हाँ, और आप? मैं पहले बिंग बिंग से अक्सर लड़ती थी। मुझे धीरे धीरे याद आया। ओह सही। फिर उसने अचानक पूछा, आज तुम अकेले क्यों हो? बिंग बिंग कहाँ है? वो तो हमेशा तुम्हारे पीछे पीछे चलती थी। मैं ठिठक गया, मेरे पीछे? हाँ। वो मुस्कुराई, हर रात स्कूल खत्म होने के बाद बिंग बिंग तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर तक जाती थी। तुम्हें सच में पता नहीं था? मेरे चेहरे पर अविश्वास देखकर वो आगे बोली। एक बार मेरी उससे बहस हो रही थी, तभी अचानक उसने कहा कि उसे जाना है क्योंकि स्कूल खत्म हो गया है। मुझे ये बहुत अजीब लगा, इसलिए मैं उसके पीछे गई। तब मैंने उसे स्कूल गेट पर तुम्हारा इंतजार करते देखा। वो बस तुम्हारे पीछे पीछे घर तक जाने के लिए खड़ी रहती थी। बाद में पता चला कि उसे डर था कहीं उसने जिन लोगों को नाराज किया है वे अपना गुस्सा तुम पर न निकाल दे, इसलिए वो चुपचाप तुम्हारी रक्षा करती थी। महिला ने स्कूल के कोने में खड़े पुराने पेड़ की ओर इशारा किया। वो हमेशा वहीं खड़े होकर तुम्हारा इंतजार करती थी। 17 साल की बहन निंग बिंग को काले कपड़े पहनना बहुत पसंद था। वो हमेशा रात के अंधेरे में घुल मिल जाती थी। एक हल्की हवा चल जैसे वो अब भी वहीं खड़ी। तभी मेरी बुआ ने मुझे जल्दी करने के लिए आवाज लगाई। जब मैं घर पहुंचा, बुआ तहखाने का सामान साफ कर रही। मेरा पुराना बिस्तर, मेरी पढ़ाई वाली मेज, सब एक एक करके बाहर निकाले जा रहे थे। अचानक बुआ ने आवाज दी, शाओयू इधर आओ, मुझे कुछ मिला है। उन्होंने दीवार के एक कोने की तरफ इशारा किया। वहाँ हर जगह मेरा नाम उकेरा हुआ था। ये उसी लड़की ने बनाया होगा ना? वही लड़की जो अब बड़ी अभिनेत्री बन गई। मैं चौंक गया। आपको कैसे पता? बुआ ने गहरी सांस ली। वो मुझसे मिलने आई थी। याद है एक बार मुझे यहाँ कुछ मिला था और मैंने तुम्हें बहुत डांटा था? मुझे याद आ गया। उस समय मैं भी बहुत जिद्दी था। मैंने सच बताने से इनकार कर दिया था और बार बार कहता रहा कि वो चीज मेरी ही है। बुआ हल्का मुस्कुराई, लेकिन मुझे पता था कि तुम ऐसे बच्चे नहीं हो। जिस दिन मैंने तुम्हें डांटा था, वो लड़की खिड़की के बाहर खड़ी थी। उसने सब कुछ देखा था। मैं जड़ हो गया। मेरी सांसें धीमी पड़ गईं। मुझे डर था कि वो तुम्हें बिगाड़ देगी, इसीलिए मैंने उसे फिर आने नहीं दिया। तो ये सच था। जूनियर ईयर के आखिर में बिंग बिंग ने अचानक मेरे यहाँ आना बंद कर दिया था। असल में वो सिर्फ इसलिए दूर हो गई थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसका असर मुझ पर न पड़ जाए। दीवार पर बने हुए नाम बताते थे कि बिंग बिंग ने भी न जाने कितनी रातें जाग कर बिताई। वो कुछ नहीं कहती थी, लेकिन अपने दिल में शायद मेरा नाम हजारों लाखों बार पुकार चुकी थी। घर टूटने से एक दिन पहले मैं फिर उसी रास्ते पर चला, स्कूल गेट से बुआ के घर तक। दोनों तरफ घने पेड़ थे। मैं चलता गया जब तक उस छोटे तहखाने की खिड़की तक नहीं पहुंच गया। जैसे किसी एहसास ने मुझे रोका हो, मैंने अचानक पीछे मुड़कर देखा। सड़क के दूसरी तरफ बहन निंगमिंग खड़ी थी, चेहरे पर मास्क, लेकिन मैं उसे तुरंत पहचान गया। 20 मिनट बाद हम दोनों उसी पुराने ढाबे में बैठे थे जहां हम पहले आया करते थे। शूटिंग खत्म होने के बाद मैंने उसकी कॉल्स का जवाब नहीं दिया था, फिर भी उसने मुझे ढूंढ लिया। ढाबा उसी पुराने पूल हॉल के पास था। लोगों की आवाजाही देखते हुए मैंने अचानक पूछा, उस गर्मी में जब मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आया था, तुम इतनी बेचैन क्यों हो गई थी? तुम मुझे लगभग घसीट कर वहाँ से ले गई थी। पता है मुझे कितना बुरा लगा था? बहन निंगबिंग कुछ पल चुप रही। मैं बेचैन नहीं थी, मैं डरी हुई थी। वो पूल हॉल अच्छी जगह नहीं थी, वहाँ जो लोग थे वो भी अच्छे नहीं थे। जब तुम वहाँ आए मैं डर गई थी कि कहीं वे तुम्हें नुकसान न पहुँचा दे। उसने भौहें सिकोड़ ली जैसे पुरानी यादें टटोल रही हो। सॉरी, मैं बहुत तनाव में थी, इसलिए तुम गलत समझ बैठे। तभी मालिक ने हमारा नंबर पुकारा। मैंने बिंग बिंग से कहा कि जाते जाते पानी की बोतल भी ले आए। उसके जाते ही कुछ लड़कियां मुझे घेर कर खड़ी हो गईं। हैंडसम, नंबर दोगे? वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी क्या? खाने के वक्त भी मास्क क्यों पहना हुआ है? बीमार है क्या? मैंने ठंडी नजर से उन्हें देखा। रास्ते से हटो। उनकी लीडर हंस पड़ी। ओह कितना गुस्सा है। पता है यहाँ किसका राज चलता है? उसने हाथ बढ़ाकर मुझे छूने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वो दर्द से चीख पड़ी। मैंने लगभग उसकी कलाई तोड़ दी थी। मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। उसी समय बाई निंगमिंग वापस आ गई। उसने बिना झिझक कहा, ये औरतों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन मैं उठाती हूँ। उस पल उसने अपनी सारी नकली नरमी और स्टार वाली छवि फेंक। उसकी आंखों में वही पुरानी खतरनाक चमक लौट आई। मैं स्तब्ध रह गया। मेरी पुरानी बिंग बिंग वापस आ चुकी थी। मुझे पूरा यकीन था कि वो अकेले उन चारों को संभाल सकती थी, लेकिन अब उसकी पहचान अलग। वो किसी लड़ाई में नहीं पड़ सकती थी। फिर भी बिंग बिंग हटने को तैयार नहीं। वो उन चारों को घूर रही, जैसे उन्हें सबक सिखा कर ही माने। मैंने उसका हाथ पकड़, वापस आओ बिंग बिंग, इतनी गुस्सैल मत बन। मेरी आवाज सुनते ही वो अचानक शांत हो, जैसे किसी ने पानी डालकर उसकी आग बुझा दी हो। उसकी सारी तीखी धार पल भर में नरम पड़। ठीक है, उसने मेरा हाथ कसकर पकड़। फिर हम दोनों वहां से भाग निकले। गलियों और भीड़ के बीच दौड़ते रहे, लगातार बिना रुके। मेरे कानों में दिल की धड़कन गूंज रही थी, धक धक। आखिर बार ये एहसास मैंने तब महसूस किया था जब इसी लड़की ने मुझे पहली बार जवानी की धड़कन महसूस कराई। और आज भी वो वही पुरानी जिद्दी लड़की थी। हम भागते भागते बुआ के घर पहुंचे और तहखाने में घुस गए। अब वो पूरी तरह खाली था। अगले दिन उसे तोड़ा जाना था। लाइट भी नहीं, सिर्फ चांदनी अंदर आ रही। हम दोनों ने एक ही समय पर बात शुरू। पहले तुम मुझे रोज घर छोड़ने आते थे। हाँ, उस समय मेरा स्वभाव बहुत खराब। मैं अक्सर लोगों से लड़ पड़ती, इसीलिए मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दे सकती थी। मैंने धीरे से पूछा, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बताती क्यों? उसने सीधे मेरी ओर देखा। तुम्हें कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी थी, तुम्हें बस पढ़ाई पर ध्यान देना था, बाकी सब मैं संभाल लेती। मैंने दीवार पर उकेरे गए नामों की ओर इशारा किया। तो फिर ये सब क्या है? बै निंगबिंग ने बिना हिचक कहा। इसका मतलब है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं कुछ पल के लिए पूरी तरह चुप रह गया। जब तुम 18 साल की थी तब तुमने कभी ये नहीं कहा। उसने सिर झुका लिया, फिर बहुत धीरे बोली, मुझे कहना नहीं आता था।
देखा। बै निंगबिंग का बचपन बहुत अजीब था। उसके माता पिता थे लेकिन जैसे थे ही नहीं। वो ऐसे ठंडे माहौल में बड़ी हुई जहाँ किसी ने उसे कभी प्यार करना नहीं सिखाया। किसी ने ये भी नहीं बताया कि प्यार जताते कैसे हैं। बिंग सोचती थी कि जब मैं मुश्किल में हूँ तब मेरे साथ खड़े रहना, मुझ पर पैसे खर्च करना, यही प्यार जताना है। जब मैंने पहल उससे अपने प्यार का इजहार किया तो वो अंदर से बेहद खुश हुई थी, लेकिन क्योंकि उसे कभी प्यार नहीं मिला था, कभी किसी के करीब रहने की आदत नहीं थी, इसीलिए वो हमेशा बहुत शांत और निष्क्रिय लगती थी। उसने कई बार आईने के सामने आई लव यू बोलने की प्रैक्टिस की, लेकिन हर बार शर्म के कारण कह नहीं पाती थी, इसीलिए उसने उसे लिखना शुरू किया। दूसरी लड़कियों की तरह उसने 1000 कागज की क्रेन बनाई थी। हर क्रेन के अंदर लिखा था, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। वो मुझे जन्मदिन पर देने वाली थी, लेकिन वो दिन कभी आया ही नहीं। बाद में जब उसने एक्टिंग की, अलग अलग किरदार जिए, तब जाकर वो अपने जज्बात जाहिर कर पाई। लेकिन जिस इंसान से वो ये सब कहना चाहती थी वो उसके पास नहीं था। कुछ देर खामोशी के बाद मैंने पूछा, तो फिर लू जीनियन? बै निंगबिंग ने धीरे से जवाब दिया, मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करती थी क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी। मैं चौंक गया। उसने बताया, जब मैं छोटी थी मेरे माता पिता कभी मेरी परवाह नहीं करते थे। वो अकेला था जो मेरे साथ खेलने आता था। एक बार मुझे तेज बुखार हुआ था। सबसे पहले उसी ने नोटिस किया। वो रोने चिल्लाने लगा और तब जाकर बड़ों को पता चला कि मैं बीमार हूँ। डॉक्टर ने कहा था कि अगर थोड़ी देर और हो जाती तो बुखार से मेरा दिमाग खराब हो सकता था। उस दिन के बाद मैंने उससे वादा किया था कि मैं हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगी, बिल्कुल अपने भाई की तरह। और इतने सालों तक मैंने सच में उसे भाई ही माना। लेकिन उस गर्मी में एक और वजह थी। लू जीनियन ने मुझे धमकी दी थी। उसने कहा, अगर मैं उसे अपने साथ नहीं रखूंगी तो वो मेरे माता पिता को तुम्हारे बारे में भड़का देगा। मेरे माता पिता हमेशा उसकी बात मानते थे। अगर उसने आग में घी डाला होता तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो सकता था। और मुझे अपने माता पिता के स्वभाव पर भरोसा नहीं था। अगर उन्होंने गुस्से में तुम्हारे साथ कुछ कर दिया होता तो शायद तुम्हारा कॉलेज तक जाना मुश्किल हो जाता। मैं धीरे से बोला, इसलिए तुमने मुझसे कहा था कि उससे दूर रहूं। हाँ। उसने तुरंत समझ लिया मैं किस बात की ओर इशारा कर रहा था। जब उसने कहा कि तुमने मेरे बारे में गलत बातें कही हैं, मैंने उसकी एक बात पर भी विश्वास नहीं किया। उस समय मैं बस चाहती थी कि तुम उससे किसी भी तरह का संपर्क मत रखो ताकि तुम सुरक्षित रहो। मैं हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन दिल भारी था। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी गलतफहमी में रह जाओगी। तुम मुझसे सीधे पूछ सकते थे। मैं चुप हो गया। सच तो ये था, उसे प्यार जताना नहीं आता था। लेकिन क्या मुझे आता था? नहीं। अपने असली माता पिता से बार बार छोड़े जाने के बाद मैंने सवाल पूछने की हिम्मत ही खो दी थी। मेरी दुनिया में सिर्फ पढ़ाई और मेहनत करने पर ही कभी कभार तारीफ मिलती थी। तभी मुझे लगता था कि शायद इस बार मुझे छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए बै निंगबिंग के सामने मैं दुख से टूट जाना मंजूर कर सकता था, लेकिन उससे सवाल पूछना या उससे नाराज होना नहीं। हम दोनों की बीमारी एक जैसी थी। हम दोनों को प्यार जताना नहीं आता था। चांदनी पानी की तरह फैल रही थी। कुछ देर बाद मैंने धीमे से कहा, एक बात और है, विदेश में मेरी पढ़ाई का खर्च तुम्हारे माता पिता ने उठाया था। असल में मैं जाना नहीं भी चुन सकता था, लेकिन वो शायद मेरी जिंदगी का इकलौता मौका था। उस एक बार मैं स्वार्थी हो गया था। बै निंगबिंग ने बेहद नरमी से कहा, मैं समझती हूँ श्याओ यू, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। काश तुम थोड़ा स्वार्थी होना सीखो। दुनिया को खुद को चोट मत पहुंचाने दो। मैंने उसकी ओर देखा। अब मैं भी अपने करियर पर ध्यान दूंगा। तुम्हारे पीछे क्यों भागूंगा? तुमने तो बेस्ट एक्ट्रेस तक मेरे लिए बनना चुना। वो मुस्कुराई, लेकिन मेरा प्यार सिर्फ 3 महीने का नहीं था। बै निंगबिंग ने बहुत जल्दी कदम उठा लिया। गलतफहमी दूर होने के अगले ही दिन उसने वीबो पर एक सार्वजनिक पोस्ट डाल दी और मुझे टैग भी कर दिया। 3 महीने लेकिन पूरी जिंदगी। ये पोस्ट इतनी वायरल हुई कि लगभग पूरा इंटरनेट हिल गया। मैं सच में डर गया था कि उसके माता पिता फिर से उसे परेशान करेंगे, लेकिन इस बार मैं बेवजह डर रहा था। बै निंगबिंग अब 25 साल की थी। वो उसके माता पिता मना भी करते तो क्या कर लेते। असल में शायद 7 साल पहले भी वे उसे रोक नहीं पाए थे, इसलिए उन्होंने मुझे निशाना बनाया था। सच तो ये था कि मैं अपनी ही हीन भावना से हार गया था। लेकिन बै निंगबिंग के रिश्ते को सार्वजनिक करने के बाद एक और इंसान भी ट्रेंड करने लगा, लू जीनियन। उस दिन वो गुस्से में मुझे ढूंढते हुए आया। अब समझ आया तुम इतने जाने पहचाने क्यों लगे। तो तुम फांग श्याओ यू हो? हाँ। तो अभी इसी वक्त बिंगबिंग से ब्रेकअप कर लो, उससे मेरी सगाई हुई है। मैं कुछ कहने ही वाला था कि रुक गया, क्योंकि बै निंगबिंग ठीक उसके पीछे खड़ी थी। लेकिन लू जीनियन अब भी भड़का रहा था। ऑनलाइन लोगों की बातें देखी हैं, सब तुम्हें गोल्ड डिगर और मेरे रिश्ते के बीच आने वाला आदमी कह रहे हैं। अगर अपनी नौकरी बचानी है तो तुरंत उससे अलग हो जाओ, उसे मुझे वापस कर दो। तभी पीछे से बै निंगबिंग की ठंडी आवाज आई, तुम्हारा और मेरा रिश्ता कब बना मुझे तो याद नहीं। लू जीनियन घबरा गया। बिंगबिंग तुम इस गरीब आदमी के बहकावे में आ गई हो, जुबान संभाल कर बात करो। बै निंगबिंग की आंखें ठंडी हो गई। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें भाई मानती हूँ, फिर तुम बेवजह मुझ पर क्यों भड़क रहे हो? मैंने हमेशा तुम्हारे साथ जितना हो सके उतना अच्छा व्यवहार किया, लेकिन अगर हम दोस्त हैं तो दोस्त ही रहो। उससे ज्यादा कुछ सोचोगे तो दोस्त भी नहीं रह पाएंगे। लू जीनियन शायद पहली बार किसी से इस तरह की बात सुन रहा था। वो गुस्से से कांप उठा। बै निंगबिंग तुम इस आदमी के लिए पूरी तरह पागल हो चुकी हो। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, बस इंतजार करो। मैं इसे कभी भी जिगोलो वाला टैग हटने नहीं दूंगा। लू जीनियन गुस्से में बोला, सबसे पहले हमारी सगाई का कोई कानूनी सबूत नहीं है, वो सिर्फ बड़ों के बीच मजाक था और मैं कई बार सार्वजनिक रूप से इसे नकार चुकी हूँ। बै निंगबिंग की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। दूसरी बात, अगर तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत करोगे तो
फिर मुझसे रहम की उम्मीद मत रखना। लू जीनियन दांत बीच कर बोला, लेकिन ये गरीब आदमी तुम्हारे लायक नहीं है। अचानक बै निंगबिंग ने उसे दया भरी नजरों से देखा। तुम्हारे हर दूसरे शब्द में सिर्फ गरीब सुनाई देता है। लू जीनियन, क्या तुमने कभी सच में किसी से प्यार किया है? बिल्कुल किया है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बै निंगबिंग ने सिर हिला दिया। नहीं, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अगर मेरा सरनेम बै नहीं होता, अगर मेरे माता पिता मशहूर स्टार्स नहीं होते, अगर मैं सिर्फ एक जिद्दी और बिगड़ी हुई लड़की होती, तो क्या तब भी तुम मुझसे प्यार करते? लू जीनियन वहीं जड़ हो गया। शायद उसने कभी इस सवाल के बारे में सोचा ही नहीं था। बै निंगबिंग धीरे धीरे आगे बढ़ी। अगर किसी बरसाती दिन में तुम मुझे सड़क किनारे अकेले बैठे देखते, तो क्या तुम मुझे अपना छाता देते? नहीं, तुम शायद मन ही मन मुझे समाज का कचरा कहकर निकल जाते। उसकी आंखों में गहरी निराशा थी। तुम्हें मेरा दर्जा पसंद है, मैं नहीं। तुम ये तक स्वीकार नहीं कर सकते कि मैं पहले कैसी लड़की थी। इतना कहकर बै निंगबिंग मेरा हाथ पकड़कर वहां से चली गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। लू जीनियन अब भी वहीं खड़ा था, पूरी तरह स्तब्ध। शायद पहली बार उसे समझ आया था कि प्यार और लालच में कितना फर्क होता है। लेकिन एक हफ्ते बाद खबर आई, लू जीनियन फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। बिंगबिंग उसे रोक नहीं सकी। हालांकि उसने आने वाले संकट से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस वैसी नहीं हुई जैसी हमने सोची थी। लू जीनियन कैमरों के सामने बेहद शांत और सलीकेदार अंदाज में आया। उसने माइक्रोफोन उठाया। आज मैं एक बात साफ करना चाहता हूँ। बै निंगबिंग और मेरी कोई सगाई नहीं हुई है। पूरा हॉल फुसफुसाहटों से भर गया। सबको लगा था कि कोई बड़ा स्कैंडल सामने आएगा, लेकिन लू जीनियन शांत स्वर में बोलता रहा, हम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि हमारे परिवार बिजनेस पार्टनर हैं। वो मुझे बड़े भाई की तरह देखती है और मैं उसे छोटी बहन की तरह। सगाई वाली बात सिर्फ अफवाह थी। हम दोनों में से किसी ने भी इसे कभी स्वीकार नहीं किया। हमारे माता पिता मजाक करते थे, बस इतना ही। मैंने कभी बै निंगबिंग को रोमांटिक तरीके से पसंद नहीं किया और ना ही उसने मुझे। उम्मीद है अब लोग बेबुनियाद अफवाहें कराना बंद करेंगे। फिर उसने गहरी सांस ली। और जहां तक फांग शियाओ का सवाल है, वो सच में बै निंगबिंग का पहला प्यार है। मैंने पहले सिर्फ उसकी हालत देखकर उसे गलत समझा था। उसके लिए मैं ईमानदारी से माफी मांगता हूँ। उसके ये कहते ही इंटरनेट का माहौल पलट गया। लोग अब लू जीनियन की पुरानी घमंडी बातों को खोदने लगे। लेकिन अच्छी बात ये थी, बिंगबिंग की बनाई सारी पीआर योजनाओं की अब जरूरत ही नहीं रही। मैं हैरान था, उसका अचानक दिल कैसे बदल गया। बिंगबिंग मुस्कुराई। अगर वो नहीं बदलता तो हमारे परिवार उनके साथ भविष्य में कोई बिजनेस नहीं करते। अब उसके परिवार में सबसे ज्यादा ताकत उसी के हाथ में थी। फैमिली कंपनी भी लगभग वही संभाल रही थी, इसलिए बिजनेस बचाने के लिए लू जीनियन को झुकना पड़ा। 6 महीने बाद बिंगबिंग के पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। वो काम नहीं कर पा रहे थे। उसकी माँ ने भी ज्यादातर काम छोड़ दिए ताकि अपने पति की देखभाल कर सके। इसके विपरीत बै निंगबिंग का करियर लगातार ऊंचाइयों पर जा रहा था। अब परिवार के बड़े भी उसके फैसलों में दखल नहीं दे सकते थे। रिश्ता सार्वजनिक होने के बाद बै निंगबिंग पूरी तरह बदल गई थी। जो प्यार वो पहले कभी दिखा नहीं पाई, अब वो सब पूरा करना चाहती थी। उसके वेबो पोस्ट्स में आधे पोस्ट्स मेरे बारे में होते। वो टीवी शो में भी मेरा जिक्र करने लगी। एक बार उसने कैमरे के सामने कहा, मैं पहले बहुत बागी लड़की थी। मेरे पति ने मुझे अंधेरे से बाहर निकाला और पहली बार रोशनी दिखाई। लेकिन उसके इस प्यार का एक असर भी था। जब भी उसे मैं आसपास नहीं मिलता, वो बेचैन हो जाती। उसे डर लगता कि कहीं मैं फिर उसे छोड़कर न चला जाऊं। कई बार रात में डरावने सपनों से जाग जाती, फिर मुझे कसकर पकड़ लेती। बार बार मेरा नाम पुकारती, शिया यू। दुनिया की नजर में वो बर्फ जैसी ठंडी सुपरस्टार थी, लेकिन मेरे सामने वो बेहद चिकू और प्यारी हो जाती थी। उसकी आवाज सुनकर मुझे हमेशा धूल में दबे हुए नाम याद आ जाते, जो उसने दीवारों पर मेरे लिए उकेरे थे। जब मैं 27 साल का हुआ, मैं और बै निंगबिंग साथ में अपने पुराने स्कूल लौटे। जवानी मौसमों की तरह होती है, एक बैच जाता है, दूसरा आ जाता है। हमेशा नए बच्चे होते हैं, हमेशा कोई न कोई पहली मोहब्बत की धड़कनों में उलझा रहता है। हम अपने पुराने क्लासरूम के बाहर खड़े थे। वहाँ अब भी वही बड़ा पेड़ था। हम चुपचाप खड़े होकर अंदर से आती बच्चों की पढ़ाई की आवाज सुन रहे थे। मैंने धीरे से पूछा, अगर मैं वापस नहीं आता तो? बै निंगबिंग मुस्कुराई, लेकिन तुम वापस आए। तुम उस बारिश वाले दिन भी लौट कर आए थे। मुझे विश्वास था इस बार भी लौटोगे। मैं उसकी जिंदगी में पहला इंसान था जो उसे छोड़ कर गया और फिर वापस भी आया। अब हम फिर उसी क्लासरूम की खिड़की के पास खड़े थे। बै निंगबिंग पंजों के बल उठी और उसने मुझे चूम लिया। शिया यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हाई स्कूल में मुझे एक ऐसी जिद्दी लड़की मिली थी जिसे कोई नहीं चाहता था। आज उसे पाए हुए पूरे 10 साल हो चुके थे और आज ही के दिन हमने अपनी शादी रजिस्टर करवाई। अगर भविष्य में कोई मुझसे पूछे तुम्हें मिला सबसे खूबसूरत प्रेम पत्र कौन सा था, तो मैं कहूंगा वो स्कूल के बाद वाला छोटा रास्ता और वो रातें जब हम एक दूसरे का सहारा बनकर जिया करते थे।